चौहान अपने फ्लैट की सीढ़ियां उतरकर एक तरफ खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक तरफ से एक उदेड़ उम्र आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जनाब, 1 मिनट, उस आदमी ने कहा तो चौहान ठठक कर रुक गया और हैरत से अपनी तरफ बढ़ते हुए उस उदेड़ उम्र आदमी को देखने लगा, जो शक्ल सूरत से कोई कारोबारी आदमी लग रहा था। आपको मैं ज़हमत दे रहा हूँ, मेरा नाम अरसलान अहमद है। मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, मेरी कार खराब हो गई है। मैं यहाँ से करीब ही रहता हूँ। मैंने इंतहाई ज़रूरी सरकारी मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें तो मेहरबानी होगी। उस आदमी ने कहा, ओह आइए, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? आपने कहाँ जाना है? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेल्थ डायरेक्टरेट, अरसलान ने कहा। ठीक है, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, चौहान ने कहा, और फिर कार का दरवाजा खोलकर उसने अरसलान को फ्रंट सीट पर और खुद वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप भी किसी सरकारी महकमे में हैं जनाब? अरसलान अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा इंपोर्ट का बिजनेस है। मेरा नाम राहत है, चौहान ने जवाब दिया, और कार स्टार्ट करके उसने बैक करके मोड़ी और फिर आगे बढ़ा दी। आप किस चीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? अरसलान ने पूछा। जनाब, ऑर्डर सप्लायर हूं, कोई खास चीज मखसूस नहीं है। वैसे पिछले दिनों जेली और नकली अद्वियात के सिलसिले में अखबारात में बहुत कुछ छाया हुआ है। क्या आपका महकमा उस सिलसिले में कुछ नहीं करता? चौहान ने कहा तो अरसलान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं खुद ड्रग इंस्पेक्टर हूं। मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं अपने एरिया में मौजूद मेडिकल स्टोरों को चेक करता रहूं कि वहां आउट ऑफ डेट और जेली अद्वियात तो फरोख्त नहीं होती। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन हम बेबस हैं, अरसलान ने कहा। क्यों? आप बेबस क्यों हैं? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे बड़े से बड़े अफसरान तक इस काले धंधे में मुलविस हैं। सबके पास बाकायदा हिस्सा पहुंचता है। हमने शुरू में चंद केस पकड़ लिए तो ना सिर्फ ये कि मुझे अफसरान ने बुलाकर झाड़ा, बल्कि मुझे सजा के तौर पर ऑफिस में कलर की पर लगा दिया। सजा के तौर पर ऑफिस में कलर की पर लगा दिया और वो केस खत्म कर दिए गए। अब ना ही मेरे पास सरमाया है और ना कोई ऐसी एहलियत कि मैं और जगह नौकरी कर लूं या अपना कारोबार कर लूं, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। सिर्फ इतना है कि मैं ना ही खुद हराम खाता हूं और ना अपने बच्चों को खिलाता हूं। मैं सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करता हूं, अरसलान ने कहा तो चौहान बेइख्तियार हंस पड़ा। अरसलान साहब, अगर आप नाराज ना हो तो अर्ज करूं कि अपनी ड्यूटी से कोताही के बाद आप जो कुछ महकमे से वसूल करते हैं वो भी हलाल नहीं रहता। आपकी ड्यूटी है कि आप जेली और नकली अद्वियात को रोकें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। तो फिर आप खुद सोचें कि आपकी तनख्वाह आप पर कैसे हलाल हो जाती है, चौहान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस दौर में उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ये तो पूरा माफिया है, ये तो आदमी को मक्खी की भी हैसियत नहीं देते। ये अगर चाहें तो मुझे और मेरे बच्चों को एक लम्हे में गोलियों से उड़ा दें, और किसी ने उन्हें नहीं पूछना, अरसलान ने कहा। लेकिन अब तो ये मामला खत्म हो चुका है। इंटेलिजेंस ने तमाम गिरोह पकड़ लिए हैं, सारा जेली और नकली माल भी पकड़ा गया है। वो तमाम लोग जो इस धंधे में मुलविस थे वो भी पकड़े गए हैं, चौहान ने कहा।
जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, लेकिन चंद रोज बंद हो जाने के बाद ये धंधा फिर शुरू हो गया है। चाहे थोड़ी पैमाने पर ही सही, लेकिन हो गया है। माल दूसरे सूबों से आ रहा है, अरसलान ने कहा, और चौहान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या वही लोग कर रहे हैं जो पकड़े गए थे? चौहान ने हैरान होकर कहा। जी हाँ, उनकी जमानतें हो गई हैं क्योंकि कानून इस कदर सख्त नहीं है, और चोर जाहिर है चोरी से तो नहीं जा सकता। अलबत्ता अब छुप कर काम हो रहा है। पहले धड़ल्ले से होता था, चंद रोज गुजर जाने के बाद एक बार फिर उसी तरह धड़ल्ले से शुरू हो जाएगा, अरसलान ने कहा। क्या आपको मालूम है कि ये काम करने वाले असल लोग कौन हैं? मेरा मतलब है जो लोग असल में पुश्त पर हैं। मेरा मतलब है जो लोग असल में पुश्त पर होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मकरूह धंधा दोबारा शुरू हो जाता है, चौहान ने कहा। सुनी सुनाई बात है कि कोई नवाब दौला इस सारे सेटअप का असल सरगना है और उसके ताल्लुकात बेहद वसी हैं। लेकिन अब ये भी सुना जा रहा है कि उस नवाब दौला ने ये कारोबार किसी सिंडिकेट को फरोख्त कर दिया है। बस उससे ज्यादा का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के मिजाज का आदमी नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे खुलकर बात नहीं करते, अरसलान ने जवाब दिया। यहाँ दारुल हुकूमत में कोई तो ऐसा आदमी होगा जो सब कुछ जानता होगा, नवाब दौला को भी और उस सिंडिकेट को भी, चौहान ने कहा। जी अब क्या बताऊं, राहत साहब, महकमा सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी रजा हबीब साहब सब कुछ जानते हैं। बल्कि मैंने तो सुना है कि यह सारा धंधा उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। आज वैसे मीटिंग भी उन्होंने ही बुलाई है, अरसलान ने कहा। उस मीटिंग में क्या होगा? चौहान ने पूछा तो अरसलान बेइख्तियार हंस पड़ा। क्या होना है? बातें होंगी, तजवीज़ें पेश की जाएंगी कि इस मज़मूम धंधे को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होगा। कागजी कार्रवाई हो जाएगी और हुकूमत को रिपोर्ट पहुंच जाएगी, अरसलान ने जवाब दिया, और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने हेल्थ डायरेक्टरेट के करीब ले जाकर कार रोकी और अरसलान उसके शुक्रिया अदा करके नीचे उतर गया। अरसलान शुक्रिया अदा करके नीचे उतर गया तो चौहान ने कार आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद सदीकी की नई रहशगाह पर पहुंच चुका था। मिकाके की वजह से उन्होंने रहशगाहें तब्दील कर ली थीं। आओ चौहान, आज बगैर इतला कैसे आना हुआ है? सिद्दीकी ने कहा। क्योंकि चौहान की आदत थी कि वो पहले फोन करके अपने आने की इतला देता था, फिर पहुंचता था। बस अचानक ही एक बात का पता चला तो मैं तुम्हारी तरफ आ गया, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात का? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। वो जेली अद्वियात का धंधा दोबारा शुरू हो गया है, चौहान ने कहा तो सिद्दीकी बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, कैसे मालूम हुआ? सारा सेटअप तो खत्म हो गया था, सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा तो चौहान ने अरसलान से मुलाकात से लेकर उसकी बताई हुई सारी तफसीलात बता दी। है, इसका मतलब है कि असल सरगने पकड़े नहीं गए, जबकि हम यही समझे हुए थे कि पूरा सेटअप खत्म हो गया है, सिद्दीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं ये बात सोच रहा हूँ सिद्दीकी कि चाहे असल सरगने ही क्यों ना पकड़ ले, कोई दूसरा ये काम शुरू कर देगा। हम आखिर कब तक उसे रोकेंगे? चौहान ने कहा। बुराई को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालच उनके अंदर मौजूद रहता है, लेकिन उसे किसी हद तक रोका जा सकता है। असल सरगने काबू आ जाएं तो उनकी फैक्ट्रियां, उनके गोदाम और फरोख्त करने वाले बड़े बड़े सप्लायर सबको इबरतनाक सजा मिल जाए।
तो ये बड़ी काफी हद तक रुक जाएगी। फिर मुसलसल उसके बारे में जब अखबारात में खबरें छपेंगी तो अवाम भी होशियार हो जाएंगे। और असल बात यह है कि जब तक सरकारी सतह पर दियानतदार और फर्ज शनास लोग नहीं आएंगे उसका मुकम्मल खात्मा नहीं किया जा सकता। अब देखो, अरसलान अच्छा और फर्ज शनास आदमी है, लेकिन वो बेबस है, जबकि वो एडिशनल सेक्रेटरी खराब मछली है, लेकिन वो काम कर रहा है। अगर अरसलान को इंचार्ज बना दिया जाए तो मुझे यकीन है कि वो मामलात को काफी हद तक सुधार देगा, सिद्दीकी ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये काम तो हुकूमत का है कि वो दियानतदार लोगों को ऐसी सीटों पर लगाए। लेकिन इन सरगनों का क्या करना है? वो नवाबदौला और सिंडिकेट वगैरह, चौहान ने कहा। जाहिर है उनका खोज लगाना पड़ेगा और उसके लिए टिप भी मौजूद है उस एडिशनल सेक्रेटरी की। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ, शायद फौरी काम बन जाए, सिद्दीकी ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस और रिहायशगाह के नंबर, सिद्दीकी ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए और साथ ही ये भी बता दिया गया कि ऑफिस का नंबर कौन सा है और रिहायशगाह का कौन सा है। सिद्दीकी ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने रिहायशगाह का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। जी साहब, एक आवाज सुनाई दी। लहजे से ही मालूम हो रहा था कि बोलने वाला कोई मुलाजिम है। एडिशनल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं? मैं स्पेशल फोर्स का चीफ बोल रहा हूं, सिद्दीकी ने तहकमाना लहजे में कहा। बड़े साहब बाथरूम में हैं जनाब, दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया। क्या नाम है बड़े साहब का? सिद्दीकी ने पूछा। जी ताहिर साहब, दूसरी तरफ से कहा गया। उनकी ये रिहायशगाह कहाँ है, क्या नंबर है उसका? सिद्दीकी ने पूछा। जी ऑफिसर्स कॉलोनी, बी ब्लॉक, कोठी नंबर 158 जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया। अच्छा, अपने बड़े साहब को कह दो कि स्पेशल फोर्स का चीफ उनसे मिलने रिहायशगाह पर आ रहा है, तब तक ऑफिस ना जाएं, सिद्दीकी ने कहा। जनाब, मैं तो मुलाजिम हूं, मेरी तो जुर्रत नहीं है उन्हें कुछ कहने की। आप 10 मिनट बाद दोबारा फोन कर लें जनाब, मुलाजिम ने झिझकते हुए कहा। कितनी देर बाद वो तैयार होकर दफ्तर पहुंच जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा। जनाब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, मुलाजिम ने जवाब दिया। ठीक है, इस दौरान हम खुद पहुंच जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ चलें, सिद्दीकी ने उठते हुए कहा। तो क्या वो बता देगा? चौहान ने कहा। मेरा ख्याल है कि हम उसे अपने साथ हेडक्वार्टर ले आएं, सिद्दीकी ने कहा। वो खासा बड़ा अफसर है, इस तरह उसको कोठी से अगवा करना खासा दुश्वार हो जाएगा। फिर ऑफिसर कॉलोनी के बाहर बाकायदा चेक पोस्ट मौजूद है, चौहान ने कहा। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, फिर क्या किया जाए, सिद्दीकी ने कहा। ये लाजमन रात को किसी क्लब में जाता होगा, वहां से उसे अगवा किया जा सकता है।
فی الحال ہمیں اپنے طور پر اس نواب دولہ اور سنڈیکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ چوہان نے کہا، اب سڑکوں پر آوازیں دے کر پوچھنے سے تو رہے، اس نواب دولہ کا کوئی نہ کوئی کولیو ملنا چاہیے۔ ٹھہرو، ایک آدمی ہے میری نظر میں، شاید اسے معلوم ہو، صدیقی نے کہا، اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جیکسن بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سارجنٹ بول رہا ہوں جیکسن، صدیقی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ سارجنٹ صاحب، آپ اس وقت کیسے فون کیا؟ خیریت؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ایک پارٹی کا کام ہے، خاصا بڑا کام ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ سودا یہاں کا کوئی نواب دولہ اڑا لے گیا۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ میں نواب دولہ کو یہ سودا نہ اڑانے دوں گا، لیکن اب مسئلہ ہے کہ میری پارٹی نے بس صرف نواب دولہ کا نام سنا ہوا ہے، اور میں نے تو یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہیں اس کے بارے میں علم ہو، تو میں اس سے مل کر اسے ویسے ہی رقم دے دوں تاکہ وہ سودے کے آڑے نہ آئے، صدیقی نے کہا۔ آپ کا یہ سودا جیلی ادویات کے سلسلے میں تو نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی کے ساتھ ساتھ چوہان بھی چونک پڑا، کیونکہ لاؤڈر پر وہ بھی بات چیت سن رہا تھا۔ اوہ نہیں، ہمارا سودا تو شراب کے سلسلے میں ہے، صدیقی نے کہا۔ تو پھر یہ کوئی اور نواب دولہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جس نواب دولہ کو جانتا ہوں اس کا انڈر گراؤنڈ بزنس تو جیلی ادویات کا ہے۔ وہ اس بزنس کا کنگ ہے، جیکسن نے کہا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، صدیقی نے کہا۔ سوری، اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں اس سے رابطہ کروں گا۔ اس کا مین ایجنٹ میں ہوں، میرا کمیشن 2% آپ کو دینا ہوگا، جیکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر رابطہ کروں گا، گڈ بائی، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جیکسن اس کے بارے میں جانتا ہے۔ چلو پھر اس سے معلوم کر لیا جائے، چوہان نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے وہ میک اپ کرنا پڑے گا جو میں سارجنٹ کے طور پر کرتا ہوں، صدیقی نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور صدیقی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب صدیقی ڈریسنگ روم سے واپس آیا تو وہ واقعی وہ ایسے میک اپ میں تھا جو کسی زیر زمین دنیا کے آدمی کا ہو سکتا تھا۔ آؤ اب چلیں، تم پارٹی ہو اور تمہارا نام جارف ہے، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار جیکسن کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیکسن اس کلب کا مالک تھا اور زیر زمین دنیا کا ایک معروف آدمی تھا۔ صدیقی سارجنٹ کے روپ میں اکثر اس سے ملتا رہتا تھا تاکہ اگر کوئی غیر ملکی ایجنٹ زیر زمین دنیا سے رابطہ قائم کرے تو اسے معلوم ہو سکے۔ جیکسن کو صدیقی نے بارے میں یہ معلوم تھا کہ اس کے تعلقات غیر ملکی پارٹیوں سے ہیں اور وہ سودا کاری کا کام کرتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار جیکسن کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور پھر پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ صدیقی اور چوہان نیچے اترے۔ وہ اس وقت کلب میں آ گیا ہوگا، چوہان نے کہا۔ نہیں، میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا، کلب تو وہ شام کو آتا ہے۔
اس کی رہائش گاہ کلب کے عقب میں ہے، اسی لیے تو مجھے سارجنٹ کا میک اپ کرنا پڑا ہے، ورنہ کلب میں تو اس سے ہر شخص ملاقات کر سکتا ہے، صدیقی نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے عقب میں پہنچ گئے۔ عقبی طرف ایک چھوٹی اور خوبصورت لیکن جدید طرز تعمیر کی حامل عمارت موجود تھی، جس کے مین گیٹ کے باہر 2 مشین گنوں سے مسلح دربان بھی کھڑے تھے۔ اوہ، آپ سارجنٹ صاحب، ان میں سے ایک نے صدیقی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے صاحب سے پارٹی کو ملوانا ہے، صدیقی نے کہا۔ آئیے آئیے، اسی دربان نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بہترین انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ میں صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، دربان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں یہاں دربان بھی ہیں اور ملازم بھی، چوہان نے کہا۔ ہاں، جیکسن نے شادی نہیں کی، وہ یہاں اکیلا رہتا ہے، کھانا وغیرہ تو کلب میں ہی کھا لیتا ہے، صدیقی نے جواب دیا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک گینڈے نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر عام پتلون اور شرٹ تھی اور چہرے پر حیرت تھی، شکل سے وہ کافی خرانٹ اور مکار آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی صدیقی اور چوہان دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے، ابھی تو تمہارا فون آیا تھا اور ابھی تم خود بھی پہنچ گئے، خیریت؟ آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس قسمت کی بات ہے، فوراً ہی تمہارے مطلب کی پارٹی مل گئی، اس لیے فوری طور پر چلا آیا۔ ان سے ملو، یہ جارف ہے اور جیلی ادویات کے سلسلے میں لمبا سودا کرنا چاہتے ہیں، صدیقی نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو جیکسن نے غور سے چوہان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بڑے سرد مہرانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ شاید وہ چوہان کو پارٹی سمجھتے ہوئے اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا، تاکہ سودے میں رعایت کا جواز پیدا نہ ہو سکے۔ کتنا مال آپ کو چاہیے مسٹر جارف؟ جیکسن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جتنا تم سپلائی کر سکو، چوہان نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ میں تو اربوں روپے کا مال سپلائی کر سکتا ہوں، جیکسن نے کہا، اور چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اتنا بڑا سودا نہیں، صرف 20 کروڑ روپے کا کر سکتا ہوں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، تو جیکسن کے چہرے پر پہلی بار مسرت کے تاثرات اوپر آئے۔ شاید 20 کروڑ کی رقم نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ چوہان بہت بڑی پارٹی ہے۔ کون سا مال چاہیے اور کہاں کے لیے؟ اس بار جیکسن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہر قسم اور ہر ٹائپ کا مال اور ڈیلیوری ہم خود لیں گے، لیکن مسٹر جیکسن، یہ سودا آپ سے نہیں ہو سکے گا، اصل باس سے ہوگا، چوہان نے کہا۔ اصل باس؟ کیا مطلب؟ آپ کو مال سے غرض ہے، آپ کو مل جائے گا، جیکسن نے چونک کر کہا۔ سوری مسٹر، آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ انٹیلیجنس نے جیلی ادویات کے سلسلے میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے، اس لیے ہماری پارٹی بے حد محتاط ہو گئی ہے۔ وہ درمیانے آدمی کو کمیشن تو دے سکتی ہے، لیکن سودا براہ راست نواب دولہ سے تو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمیں اجازت دیں، چوہان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
पेमेंट का क्या सिलसिला होगा? जैक्सन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। पेमेंट नकद और कैश, लेकिन माल की डिलीवरी के मौका पर, चौहान ने जवाब दिया। ओके, आप बैठिए, मैं बात करके आता हूं, जैक्सन ने कहा और उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। सॉरी मिस्टर, नवाबदौला ने अपना पूरा बिजनेस ही फरोख्त कर दिया है, इसलिए सॉरी, जैक्सन ने कहा। फरोख्त कर दिया है क्या मतलब? सिद्दीकी ने कहा। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने भी इंटेलिजेंस का हवाला दिया है, इसलिए उन्होंने उस बिजनेस से हाथ उठा लिया है और माल और फैक्ट्रियां सब किसी गैर मुल्की पार्टी को फरोख्त कर दी हैं, जैक्सन ने जवाब दिया। किस पार्टी को, ताकि उससे बात हो सके? चौहान ने पूछा। मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस पार्टी का इल्म नहीं है। अलबत्ता कोई गैर मुल्की सिंडिकेट है, किसी दरमियानी आदमी के जरिए सौदा हुआ है, जैक्सन ने जवाब दिया। चलो अब तो बता दो कि ये नवाबदौला कौन है, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बता भी दूंगा तब भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो पाक एशिया की इतनी बड़ी शख्सियत है कि उस पर किसी को यकीन नहीं आ सकता। नवाब इफ्तिखार अहमद, जैक्सन ने कहा। नवाब इफ्तिखार अहमद वो कौन है? सिद्दीकी ने कहा। माशरती तौर पर उसका बड़ा नाम है, अलबत्ता ज़ेरे ज़मीन दुनिया वाले उसे नहीं जानते। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में वो नवाबदौला के नाम से जाना जाता है, जैक्सन ने कहा। उस दरमियानी आदमी का पता लग जाए तो फिर भी बात हो सकती है, चौहान ने कहा। लेकिन मुझे कमीशन कौन देगा? जैक्सन ने मुंह बनाते हुए कहा। कमीशन की फिक्र मत करें, कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा। 2% न सही, 1% सही, लेकिन सौदा होना चाहिए, चौहान ने कहा तो जैक्सन की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा, फिर आपसे बात होगी। जाहिर है इसमें वक्त तो बहरहाल लगेगा, जैक्सन ने कहा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। आओ जारिफ, सिद्दीकी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही चौहान भी खड़ा हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उसकी रिहाइशगाह से निकलकर दोबारा पार्किंग की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ये तो कुछ भी न हुआ, खामखा की भाग दौड़ हुई, चौहान ने कहा। नहीं, बहुत कुछ हो गया है। इतना रास्ता मिल गया कि हमारे ख्याल के मुताबिक मिशन मुकम्मल हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अभी अरबों रुपए का तैयार शुदा माल भी मौजूद है और जेली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बल्कि फैक्ट्रियां मौजूद हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब उस सिंडिकेट और उस दरमियानी आदमी का पता कैसे चलेगा? चौहान ने कहा। उस एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ से लामहला नई पार्टी ने राब्ता किया होगा, रात को उसे अगवा करके उससे मालूमात हासिल करेंगे, सिद्दीकी ने कहा और चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।